अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कराची में कौमी असम्बली की नशस्त ने 240 पर आज इलेक्शन हुआ और सारा इलेक्शन खूनी हुआ है। सारा दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है। हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रही हैं। एक शख्स अपनी जान से चला गया, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इलाके में खौफ व हरास है। सियासी जमातों के कारकुनान मारपीट करते रहे हैं। पुलिस की इजाफी नफरी से भी बात नहीं बनी तो रेंजर्स को मैदान में उतरना पड़ा है। एनए 240 के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम सबसे आगे है, पीएसपी दूसरे नंबर पर है, टीएलपी तीसरे नंबर पर है। कराची में नाज़रीन इलेक्शंस में जो हाल होता है वो सबको मालूम है। तहरीक-ए-लब्बैक, पीएसपी और एमक्यूएम एक दूसरे पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक-ए-लब्बैक ने उनके कारकुनान पर स्ट्रेट फायर किए हैं। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है। टीएलपी की गाड़ियों पर भी फायरिंग हुई है। हाफिज साद रिजवी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। टीएलपी कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। एमक्यूएम भी कारकुनान के जख्मी होने का दावा करती रही है। पीएसपी का दावा है कि उनका कारकुन जाबाक हुआ है, लेकिन जो शख्स जान से गया है उस पर जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था वहां कारकुनान के हमरा मुस्तफ़ा कमाल साहब को खड़ा हुआ देखा जा सकता है। पुलिस ने जख्मी शख्स को अपनी तहवील में लिया था। फुटेज में ये बड़ा वाज़े, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग अपनी जान से ही चले गए? इस सवाल का जवाब सिंध हुकूमत को भी देना होगा, पुलिस को भी देना होगा। ये वो शख्स है जिसे मारते हुए लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल आगे ही मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये कारकुन जो जाबाक हुआ है ये उनका कारकुन है। इसी हल्के से नाज़रीन एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें एक शख्स को पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर चोरी करते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज लांडी के जुनैद स्कूल 36B जमानाबाद की है। तहरीक-ए-लब्बैक ने इस कारनामे का इल्ज़ाम भी एमक्यूएम पाकिस्तान पर लगा दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि बैलेट बुक चोरी करने वाला फरार हो गया है, लेकिन बैलेट पेपर हासिल कर लिया गया है। एनए 240 से नाज़रीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अबू बकर, महाजर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल, पाक सरज़मीन पार्टी से शब्बीर कायम खानी, पीपल्स पार्टी से नासिर लोधी और तहरीक-ए-लब्बैक के काशिफ कादरी समेत 25 उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त मैदान में हैं। ये मुदस्सिर नज़ीर मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि ये सारा कुछ होता रहा है और उसके बाद एक शख्स की जान चली गई। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है, ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। मुदस्सिर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली जब किसी की जान चली जाती है तो फिर सियासी जमातों की जानिब से अपने कारकुन होने का दावा किया जा रहा होता है। ये हम सदियों से देखते आए हैं। मुदस्सिर ज़रा मुझे बताइएगा कि ये इस शख्स के बारे में जो अपनी जान से चले गए हैं, उनके लवाहिकीन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पता चल सका है और ये सारा माजरा वाक़या हुआ क्या था ये पता चला है? किरण, सबसे पहले आप जो ये क्लिप देख रहे हैं इसके देखने बाद कई सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद उनके साथ एक दो अफराद उलझ रहे हैं और एक यकदम 4-5 अफराद एक बंदे को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, जिसमें कुछ आप साउंड बाइट सुन सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भी उनकी भी आवाज़ आ रही है और वो कह रहे हैं ये कौन है। तो आप 4-5 अफराद उस आदमी की तरफ जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करते हुए पुलिस वैन के सामने ले आते हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी और हैरानकुन बात यह है कि पुलिस के 4 एहलकार जो हैं उस आदमी को बाहिफाजत साइड पे लेके जाते हैं और अब ये सवाल जन्म लेता है कि इसको गोली कहाँ लगी, क्योंकि वो पुलिस की तहवील में था आदमी और उसको साइड पे ये लोग ले जा चुके थे। तो मुस्तफ़ा कमाल की भी मौजूदगी थी और मुस्तफ़ा कमाल क्लेम करते हैं कि ये हमारी पार्टी का शख्स है। तो अभी तक किसी भी जमात की तरफ से मजीद या टीएलपी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये शख्स कौन है या फिर इस आदमी के जो अहले खाना है उनकी तरफ से भी हमें नहीं बताया गया कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है लेकिन इसमें किरण बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे सवालात वो जन्म देते हैं। ठीक, अरशद वोरा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा है। बहुत अरशद वोरा साहब, सर ये एक शख्स की जान चली गई है,
मुस्तफ़ा कमाल साहब एक तरफ कह रहे हैं कि उनका एक कारकुन जाबाक हुआ है, दूसरी तरफ जो फुटेज जो मंजर मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल चंद कदम के फासले पर मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए हैं। इनफैक्ट वो पूछ रहे हैं कौन है, उनके सामने ही मारा जा रहा है, वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कम से कम मारे तो नहीं। तो सर क्या हुआ, ये क्या कहेंगे आप इस पर? अरे जब यहाँ पर एक हल्ला बोला जाएगा, यहाँ पर जो है टीएलपी के लोग जुलूस की शक्ल में आएंगे, जीपों में आएंगे, मोटरसाइकिलों पे आएंगे, फायरिंग करेंगे, लोग गिर रहे होंगे, तो वहाँ यही पूछा जाएगा ना ये कौन गिरा है या ये कौन गिरा है। वहाँ क्या लोगों के हर एक का नाम पहचान रहे होंगे? वो तो जब वाकया होता है उस वक्त एक अफरा तफरी मची हुई होती है, उस वक्त कैसे पता चलेगा कि कौन शख्स क्या था? तो वो मुस्तफा कमाल जो पूछ रहे थे वो उनका नाम जो है सैफुद्दीन उनका नाम है, वो हमारे यहीं पे बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप ये देखें वो कहीं से कहीं और तो नहीं उनके ऊपर गोली चली है ना, गोली तो उनके ऊपर यहीं चली है ना, जो यहाँ आकर अंधाधुंध फायरिंग की है जिसमें 8-10 लोग जख्मी हुए हैं। ये जख्मी लोगों को इफ्तिखार आलम को भी गोली लगी है, वो वहाँ पे लियाकत मेडिकल में है। ईशान को गोली लगी है, मरकजी रहमत ईशान को गोली लगी है और शानी को गोली लगी है, कई लोगों को गोलियां लगी हैं। तो ये यहाँ आकर जो गोलियों की बौछार करके गए हैं, तो इसमें मतलब ये कि हमारी एग्रेशन कहाँ? अरशद साहब आप ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जिस बुजुर्ग की मौत वाकई हुई है उनका नाम सैफुद्दीन है और वो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन थे? जी बिल्कुल, पाक सरजमीन के कारकुन थे। यहाँ पे रोजाना वो हमारे साथ बैठे हुए होते थे, हमारे यहाँ पे जितने इलेक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें वो मौजूद थे। रोजाना का उनका वो इसी इलाके के कारकुन थे हमारे। जी। अच्छा, तो जिस वक्त उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब लाइल्म थे कि ये पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन हैं, ये आप लोगों के साथ बैठे होते हैं? अरे मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, आपको शायद मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि जिस वक्त एक हमला होता है उस हमले में जब लोगों को चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही होती है, उस वक्त क्या लोग ये देखेंगे कि कौन क्या है? वो तो यहाँ तो जो पुलिस वाले थे वो सब भाग गए, जो रखवाली करने वाले थे, जो 2-4 पुलिस वाले जो भी थे वो भी चले गए। तो यहाँ तो लोग अपनी जानें बचाने के ऊपर लगे हुए थे। सही सर, अब मुझे सिंध गवर्नमेंट के वर्जन के लिए मुझे शर्जील इनाम मेमन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहती। शर्जील साहब, सर सारा दिन यहाँ पर ये फायरिंग होती रही है, मारपीट होती रही है, तशद्दुद होता रहा है, कहाँ थी पुलिस और रेंजर्स सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जितनी भी पोलिंग स्टेशन थी NA 240 में, वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पे पुलिस तैनात थी और पुलिस डेफिनेटली पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात थी। इतला ये आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के, अच्छा जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ ये मेरे पास पुलिस रिपोर्ट्स हैं, तो इसको आप हतमी नहीं समझिएगा और इसी किसी चीज को आप वो नहीं कीजिएगा कि जी बस ये कोई फाइनल में रिपोर्ट बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास इनिशियल पुलिस की जो इतलात है वो ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किसी एक पोलिंग स्टेशन में जाके स्टैंपिंग लगाना शुरू की, मतलब थप्पे लगाने शुरू किए। उसके बाद फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह अपने कारकुनान के साथ आए और वहां पे उन्होंने थोड़ा शोर शराबा किया और उसके बाद उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के सामने उनके वर्कर्स फायरिंग करते रहे, जो हवाई फायरिंग वगैरह शुरू हुई। उसके बाद फिर ये असल में टोटल 4 वाकयात हुए हैं इस पूरे हल्के में और चारों डिफरेंट वाकयात थे। जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर आपस में डंडों के साथ लड़ रहे थे, वहां पे पुलिस पहुंच के उन्होंने उसको डिस्पर्स किया जी। और इस पूरे वाकये में कोई समझे कि 10 से 12 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और तफ्तीश चल रही है। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने सख्ती से हिदायत की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी कारिंदा हो, जो भी इन सारे तशद्दुद के वाकयात में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ किसी की कोई रियायत बरती नहीं जाएगी, नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहा ये इनिशियल रिपोर्ट है पुलिस की, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो इस इनिशियल रिपोर्ट में आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी जमात के कौन कौन लोग जो हैं वो आए थे? क्योंकि आपने बताया कि पहले एक जगह पर ठप्पे लगना शुरू हुए, फिर दूसरी जगह पर सरबराह अपने लोगों के साथ आ गए, वहां पर हवाई फायरिंग भी शुरू हो गई। तो आपको ये भी बताया गया कि कौन कौन सी जमात के ये तमाम लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? और सर आपने जख्मियों के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में बताया, लेकिन जख्मी नंबर्स कितने हैं सर, वो आए हैं आपके पास? वो भी मुझे बता दीजिए प्लीज।
जी, मेरे पास जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो कुछ 7 लोग जख्मी थे उसमें, ठीक है। जहां तक आपने बात की पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों की, बिल्कुल, या पॉलिटिकल पार्टी किसने स्टैंपिंग की, किसने क्या किया, वो मेरे पास बिल्कुल नाम मौजूद हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या चीज की है। लेकिन इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस वक्त अगर कोई कहाँ पे कोई टेंस सिचुएशन है तो वहां में मैं कोई नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी का लूं। लेकिन वो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो पुलिस के आई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हैं, कुछ काफी चीजें जिसमें नाम भी मौजूद है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने क्या किया। लेकिन मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता कि मैं यहाँ पे नेशनल टीवी पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं। जी हाँ, इस वक्त मामले की नज़ाकत को समझते हुए आप समझते हैं कि ये नाम नहीं लेने चाहिए आपको। लेकिन सर मुझे क्या ये बता सकते हैं आप कि जिस शख्स की जान गई है, जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, उसको जिस वक्त तशद्दुद किया जा रहा था उसी वक्त ही पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और पुलिस वैन में डाला है, और उसके बाद ये शख्स जाबाक हो गया। सर तो जो तशद्दुद हो रहा था उस वक्त जब जिंदा हालत में पुलिस ने अपनी वैन में डाला है, तो ये आगे जाकर तशद्दुद के बाद ये जाबाक कैसे हो गया? इस बारे में कोई इत्तला है आपके पास? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैं खामखा कोई गलत बयान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो डेफिनेटली उसको भी देखा जाएगा। कानून से बालातर कोई भी नहीं है। सही। अरशद साहब वजीर इत्तलात साथ मौजूद हैं, उनके पास जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं। आपके पास कोई इत्तला है सैफुद्दीन के हवाले से? क्योंकि जो फुटेज मैं दिखा रही हूँ उसमें तशद्दुद हो रहा है और जिंदा सलामत हालत में पुलिस ने अपनी वैन में शिफ्ट किया है, उसके बाद अब उनकी जान गई है, तो क्या हुआ है जब पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया? उसके बाद क्या हुआ है? साद ईदी यहाँ पर आए थे, साद ईदी के एम्बुलेंस ने उनकी यहाँ से लाश उठाई है, वो जिना अस्पताल में लेके गए। साद ईदी को आप फोन पर ले लें, उनसे पूछ लें, उनकी एम्बुलेंस में वो गए, उनकी एम्बुलेंस यहाँ दूसरी खड़ी हुई है जिसके ऊपर 3 फायर हुए हैं। साद ईदी खुद यहाँ पर आके ताजियत करके गए, ठीक है। ये एक एविडेंस तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। जहाँ बात हुई कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं 20 जगह गया हूँ, 20 जगह पे झगड़े हुए, प्यार मोहब्बत से निपटाए। हमारा बंदा गलत था, उसको समझाया, दूसरा गलत था, उसको समझाया। इसी तरीके से होता है हर इलेक्शन में, कहीं ना कहीं छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन और आप ये कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग की गई या मोबाइल पे फायरिंग की गई, ये टीएलपी के कारकुनान ने की है? अरे हवाई फायरिंग मैं बता रहा हूँ, इफ्तिखार आलम जो हमारे साबिक एमपी है, वो इस वक्त लियाकत मेडिकल में है, उनके हाथ में एक गोली लगी है, एक गोली उनके पीठ पर लगी है। आप निशान जो हमारे हैं, शानी जो हमारे हैं, ये मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त हैं। किसी के पैर में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, डायरेक्ट फायर किए हैं और टीएलपी के लोगों ने किए हैं। सही। अब शर्जील नाम हेमंत साहब, सर ये जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनके लिए तो वजीर आला साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके पास है ना कि किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन सर जो जाबाक हो गए हैं सैफुद्दीन या इसके अलावा जो कारकुनान, जो पीएसपी भी बता रही है उनके कई सारे कारकुनान हैं जो कि जख्मी हुए हैं, तो इस सारे सिनेरियो में सर जो लोग जख्मी हुए हैं या जो लोग जाबाक हो गए हैं उनके लिए कोई हुकूमत सिंध की तरफ से कुछ किया जाएगा? कोई आप लोग कोई ऐलान करेंगे सर, स्पेशली जो जाबाक हो गए उनके लिए? देखिए जी, जो भी जख्मी है डेफिनेटली गवर्नमेंट उनका बेहतर से इलाज कराएगी। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज पॉसिबल नहीं होगा, किसी को ज्यादा इंजरीज होंगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट जो है वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगी। दिस इज द ओपन इंस्ट्रक्शन। जहाँ तक जो भी वर्कर, जो भी किसी पार्टी का अगर उसकी वो जाँ बाक हुआ है तो डेफिनेटली उसको भी देखा जाएगा, गवर्नमेंट को एड्रेस करेगी। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि इस वक्त ये पॉलिटिक्स करना कि वो मेरा वर्कर और ये मेरा वर्कर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो भी आज इंसिडेंट हुए हैं गलत इंसिडेंट हुए हैं, और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान जो थे उनकी मौजूदगी में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। तो जो भी इन सारे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होगा, एक ओपन मैसेज में गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा इस सारी शरपसंदगी में, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है सिंध गवर्नमेंट का और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बिल्कुल ठीक है, नरमी नहीं बढ़ती जाएगी, जीरो टॉलरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनाम मेमन साहब साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ अरशद वोरा साहब साथ मौजूद थे। इसी हल्के से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं अबू बकर, इसी हल्के से नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो इसी हल्के से वोट ले रहे हैं। और अभी तक की जो इत्तलात हैं जो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, उसके मुताबिक अबू बकर साहब सबसे आगे हैं। यानी पेशगी हम इनको अभी तक ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुबारकबाद अबू बकर साहब आपके लिए। लेकिन जो सारा ये कुछ होता रहा, एक शख्स की जान चली गई, कई लोग इस वक्त जख्मी हैं, वो वहां पर हॉस्पिटल्स में इस वक्त मौजूद है, क्या कहेंगे सारा दिन ये क्या होता रहा है अबू बकर साहब? जी, ये बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि सुबह से बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहे थे। हर पार्टी के जो वोटर्स थे वो अपने अपने कैंपों पे जाकर और अपनी अपनी पर्चियां बनवा रहे थे। ठीक है, ज़मीनी इंतखाब के हवाले से वोटर का टर्नआउट ज़रा कम नज़र आ रहा था, और साथ ही गर्मी की शिद्दत की वजह से, और आज चूँकि वर्किंग डे था और इस इलाके के ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैक्ट्रियों में और प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इस हवाले से भी हमने तो दरख्वास्त भी दी थी इलेक्शन कमीशन में कि छुट्टी के दिन इलेक्शन कराया जाए, इतवार के दिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। अचानक दोपहर के बाद मुख्तलिफ कैंपों से आवाज़ें आने लगीं मुख्तलिफ जमातों के बारे में। अच्छे, हम अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम कारकुनों को, तमाम लोगों को जो कैंपों में मौजूद थे, उनको हम मुस्तकिल एमकेएम के कारकुनान पर भी फायरिंग हुई है मामलात में अबू बकर साहब? जी, एमकेएम के कारकुनान पे फायरिंग हुई है? ये जी मैं बता रहा हूँ, अचानक तकरीबन 4:30 बजे टीएलपी के जत्थे जो मजहबी लिबादा ओढ़कर और जो खेल खेल रहे हैं, वो अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, इस शहर पे। बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में और इस शहर में अमन अमान कायम हुआ है, लेकिन लगता है ऐसे कि कोई ऐसी ताकत है जिसे ये अमन अमान पसंद नहीं आ रही। हमारे अबू बकर साहब एक फुटेज भी आई है सामने सर, एक फुटेज आई है सामने जिसमें एक शख्स है जो बैलेट पेपर लेकर भाग रहा है, चोरी कर रहा है वो, और टीएलपी दावा कर रही है कि ये एमकेएम पाकिस्तान का कारकुन है। सर जी, वो दावा कर रही है तो लाए ना सामने। वहां तो हमारा कोई भी नहीं था। वहां पे आफाक साहब गए थे, वहां पे दीगर लोग थे वहां मौजूद, और फिर वहां से पुलिस के एसपी भी वहां मौजूद थे। तो ऐसी कोई चीज हमने नहीं की। ये काम वो करता है जिसको अपनी शिकस्त वक्त से पहले उसको यकीन हो जाए कि हमें फतह नहीं बल्कि टॉलरेंस का मुजाहिरा तमाम जमातों की तरफ से होना चाहिए। अवाम के लिए आप लोग वोट ले रहे हो, सारी चीजें होती हैं जिसमें अवाम की जाने जा रही होती हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल होता है। इस रविश से निकलना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर साहब साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, अगले इशू की जानिब बढ़ी हूँ, साजिश, मुदाखलत, और अब जब DGISPR का बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया, उसके बाद भी PTI मानने को तैयार नहीं है। बात करने के लिए JUI फेस से मुझे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। कामरान साहब, ये फौज जुडिशल कमीशन के लिए ताउन करने को तैयार है, तो हुकूमत क्यों इमरान खान का मुतालबा पूरा करने को तैयार नहीं है? क्या इसमें कोई कानूनी रुकावट आयल है? मेरा ख्याल है कोई कानूनी रुकावट नहीं है। शायद इससे पहले कमीशन की बात की गई थी, और फिर अब अगर जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। कर लें, उसमें मुतालबा उसका पूरा कर दें सिर्फ, और उसमें होगा कुछ भी नहीं। ये भी आपको मैं मतलब पहले से बता देता हूँ कि है कुछ भी नहीं है उसमें, मगर सिर्फ वक्त का ज़िया, आप इसको समझ लीजिए कि वक्त का ज़िया होगा। सिर्फ आप ये कह लेंगे कि चले एक सोसाइटी का एक सेगमेंट जो है ना वो सेटिस्फाई हो गया, या इनका ये नैरेटिव भी जो ना अल्टीमेटली गलत साबित हो गया। ठीक, जफर हिलाली साहब भी साथ मौजूद हैं, मेरे सीनियर एनालिस्ट हैं। शुक्रगुजार हूं सर आपके वक्त की। जफर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश के मामले पर DGISPR राय दे सकते हैं, फैसला नहीं दे सकते। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अमेरिकनों को डिमार्श क्यों किया? 2 दफ़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमने जिक्र हुआ कि पाकिस्तान अभी उनको प्रोटेस्ट करने जा रहा है। डिमार्श का मतलब है प्रोटेस्ट,
किस बात पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे? अगर साजिश नहीं थी, इंटरफियरेंस नहीं था, कंस्पिरेसी नहीं थी, सर जो जबान इस्तेमाल की गई तो उस पर किस बात पे? नहीं, क्या वो क्यों, क्या जबान पे, क्या एडजेक्टिव्स पे? कौन से एडजेक्टिव्स पे भाई? किस बात पे? उसने ये कहा कि हमें आपको क्या कहा कि हम फॉरगिव करेंगे और अगर आपने नहीं किया हम नहीं फॉरगिव करेंगे। क्या, कौन सा एडजेक्टिव बताएं तो सही। आप कभी सुना है आपकी इन योर लिविंग मेमोरी के एडजेक्टिव्स पे जाके किसी को प्रोटेस्ट किया एक सुपर पावर को? मैंने बगैर एविडेंस, बगैर कोई, सिर्फ एक दो एडजेक्टिव्स पे नहीं हो सकता। सही। हिलाली साहब डिटेल में बात करते हैं सर, तो डिटेल में बात करते हैं इस पर। एक कॉल मुझे दी जा रही है, ब्रेक लेकर वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब, जफ़र हिलाली साहब, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये इमरान खान साहब का कहना है कि डीजी आईएसपीआर राय दे सकते हैं, फैसला नहीं दे सकते, फैसले का इख्तियार अदालत के पास है। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और माजी में सर ऐसे मामलात पर जुडिशल कमीशन की तारीख क्या रही है? देखिए, जुडिशल कमीशन भी राय दे सकता है, फैसला नहीं दे सकता। इमरान खान साहब को शायद नहीं पता इस बात का। दूसरे भी सिर्फ इस बात पे राय दे सकते हैं। कमीशन भी अपॉइंट अगर होगा तो गवर्नमेंट जो है ना, उसका अल्टीमेट जो है वो इख्तियार गवर्नमेंट का है कि उस जो भी फाइंडिंग आएंगी, जो भी राय आएगी, तो गवर्नमेंट में एग्री, गवर्नमेंट में नॉट एग्री। और ये सिर्फ कोई इसका बाइंडिंग इफेक्ट आप कह सकते हैं कि नहीं होता। तो मगर स्टिल जो है ना, मैं कम अज कम जाती तौर पे इस बात का हामी हूँ कि ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए या ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर साजिश हुई है तो चले पता चल जाए साजिश हुई है। अगर साजिश हुई भी है तो ये मतलब इसको एक दफा उनके हिसाब से पॉजिटिव में जो है वो करते हैं कि साजिश हुई है तो भी इसकी एविडेंस नहीं मिलेगी, और अगर नहीं हुई है तो फिर तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं रहेगी। और ये जब इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं तो ओनस उन पे होगा, वो जाके इस्टेब्लिश करेंगे कि जी साजिश हुई है और उसकी क्या एविडेंस है। मासवा उनके पास एक खत के या उन सफीर साहब के, वो सफीर साहब आएंगे, उनके साथ वो दूसरे सफीर को भी जो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, पाकिस्तानी सब्जेक्ट नहीं है, कोई कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आए। ओपिनियन होगा सिर्फ कि ये ओपिनियन इनका ओपिनियन था जो हमारे सफीर है, कि वो उसके मुताबिक जो है ना वो कोई साजिश थी, कोई थ्रेट कर रहे थे, उनकी राय थी, क्या थी। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी एक्सरसाइज में इमरान खान साहब जाना चाह रहे हैं जिसमें उनका अपना टाइम सही। आप ये समझते हैं कि ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा ये एक वक्त का जिया है? अच्छा हिलाली साहब, पीटीआई के मुताबिक सर जी कर लेना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हिलाली साहब, पीटीआई के मुताबिक सर ये सियासी मामला है, डीजी आईएसपीआर इस पर बात ना करें। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अगर ये मरासला सियासी मामला था तो इमरान खान साहब इसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? कमेटी में जो गुफ्तगू हुई से ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों का तर्जुमान ही सामने लाएगा। सर आप किसकी बात से इत्तेफाक करते हैं हिलाली साहब? क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी में नहीं जाना चाहिए या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? ये कमेटी बना क्यों है भाई? ये इसलिए बना है ना कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। पॉलिटिक्स इज एंड सिक्योरिटी गो टुगेदर। तो ये क्या, पता नहीं इनका क्या अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो कभी समझ नहीं आ रही है इनका क्या अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनका फर्ज एक ही है, वो है कि इमरान खान के खिलाफ और जो इनके खिलाफ है उसके खिलाफ बोलते रहें, माने महंगाई भी उनका कसूर है। देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये आप इंक्वायरी बेशक कर लें मगर इंक्वायरीज का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो इसलिए नहीं नतीजा निकलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके पास ये सब सबूत है या
इतना एविडेंस है जो वो कह सकते हैं और बता सकते हैं, जिससे एक जुडिशल कमीशन एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि हाँ इंटरफियरेंस हुई थी, कंस्पिरेसी था, ये वो। मगर अगर एक साइड वो नहीं डिक्लेयर करना चाहते, एक साइड ने फैसला कर लिया है कि ना ये साजिश हुआ, ना इंटरफियरेंस था, ना प्रोटेस्ट जस्टिफाइड था, ये तो नहीं कह सकते कि प्रोटेस्ट नहीं जस्टिफाइड था। ऑन सेकंड थॉट्स पहले तो वो मान गए थे कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर अब वो कह रहे हैं कि नहीं जस्टिफाइड। तो इस किस्म के थिंकिंग में, माइंड सेट में आपका ख्याल है कि कोई ऐसी चीज इधर निकलेगी जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उनका जो इस वक्त स्टांस है? बिल्कुल नहीं करेगा। तो माफ करिए, ये जो है जैसे लियाकत अली खान का शहादत, बीबी की शहादत, तो फिर ख्याल से इमरान खान साहब को खामोश होकर बैठ जाना चाहिए इस वक्त सर। नहीं, वो बैठ क्या जा रहे हैं? वो जब आप आके मैं देखिए, अगर आप आके बात करें पब्लिक में और बार बार कहें कुछ नहीं, तो वो आदमी जो कह रहा है कुछ, मैं चाहता हूं इंक्वायरी, वो क्या जवाब देगा? वो सुनता ही रहेगा आपकी बात। सही, ठीक। वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा। आप एक्सेप्ट करिए कि मैं आके पब्लिकली कहूं कि आप तो बिल्कुल ही बेकार चीज हैं और कहते जाओ, आप क्या कहेंगी? आप जवाब देंगी ना, आप पूछेंगे इसको कैसे पता। जी ठीक। अब कामरान साहब, सर हुकूमत से बार बार कौमी सलामती कमेटी मिनट्स पब्लिक करने का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है ना। DGISPR भी ये कह चुके हैं कि हुकूमत चाहे तो मिनट्स को पब्लिक कर सकती है, तो हुकूमत ऐसा करने का इरादा रखती है सर? इरादे का तो मुझे पता नहीं है। मेरी पार्टी जो है हुकूमत की अलाई जरूर है, मगर मैं पॉलिसी डिसीजंस में नहीं हूँ। मगर मेरा ख्याल में इस हिस्से को अगर पब्लिक भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं निकलना और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एस्टैब्लिश किया जा सके। इस इम्कान को भी मद्देनजर ऐसा हुआ हो कि कहीं ना कहीं पे इमरान खान की बात मुमकिन तौर पे आप इसको 1 मिनट के लिए सच माने तो भी ये मुल्कों के दरमियान इस तरह की बातें एस्टैब्लिश नहीं हुआ करती। ये ऐसी जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज वो मांग रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना और सिर्फ वक्त जाया करना है। मगर इस वक्त को जाया कर लीजिए ताकि कौम इस हवाले से भी मुतमिन हो जाए कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर का आदमी इस तरह की बात करता है और उसकी कोई जो है वो फुटिंग नहीं होती, तो पता चल जाए लोगों को उनके वजन का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मौजूद थे। नाज़रीन, आज से 3 महीने पहले 150 रुपए का पेट्रोल था, महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था। मौजूदा हुकूमत ने उसी महंगाई मुकाओ मार्च निकालने वाली ने 233 रुपए का पेट्रोल कर दिया है। क्या ऐसी जरूरी वजूहात थी, क्या नागुज़ीर हो गया था, इस पर बात करूंगी डिटेल में, लेकिन ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको। शाहिद हसन साहब माहिर मईशत है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। पेट्रोल प्राइस में 21 दिन के अंदर अंदर 3 बार रेज, और इतना हाई रेज, और अब इसके बाद इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, क्या नंबर हो जाएगा? सर बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के वो पाबंद हैं, तो क्या नून लीग का ये दावा दुरुस्त है कि मौजूदा मसाइल की वजह खान साहब की हुकूमत है? देखिए, जिम्मेदारी यकीनन दोनों हुकूमतों पर आयद होती है। ये कहना बड़ी ज्यादती होगी कि सारी जो है वो जिम्मेदारी PTI पर है। ये बात सही है कि अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते जो 28 फरवरी को उन्होंने तोड़ा था, तो ये सूरत हाल नहीं पैदा होती, क्योंकि उस वक्त फिर हमें किस्त मिल जाती IMF के साथ। लेकिन असल बात यह है कि उस वक्त रुपए की कदर जो है वो बेहतर थी, तो इतना ज्यादा इजाफा नहीं करना पड़ता। और अगर हमें उस वक्त IMF से कर्जा मिल जाता, जो अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते, तो फिर हमें चाइना को 5 अरब डॉलर देने के लिए अब भी तैयार है, वो बाद में देगा जब मुआहदा हो जाएगा। सऊदी अरब भी हमें आलमी मंडी से भी लाते, तो हम कोई 175 रुपए में डॉलर पर रहते, और फिर उसकी वजह से पेट्रोल के नर्ख इतने नहीं बढ़ाने पड़ते। नंबर 1, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो पहला सवाल तो इनसे ये है कि इन्होंने इतनी ज्यादा ताखीर क्यों की
ये अप्रैल में बातचीत शुरू हुई थी। अगर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाने थे तो फिर वो ये कौम को बता देते कि जी ये वजह है, फिर तो वो, लेकिन उन्होंने ताख़ीर की। इस दौरान में रुपए की कदर जो है 182 से ये अब आ गई 2008 पे 208 पर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कर्जे हैं वो 3000 अरब रुपए बढ़ गए। लेकिन अब वजीर खजाना ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और अगर हम ये नहीं करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, खुदा न खास्ता। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, बिल्कुल 100% हमारे पास रास्ता था, है और आज भी है। और मौजूदा हुकूमत ने ताखीर की। ठीक सर, खुर्रम शहजाद साहब भी साथ मौजूद है मेरे। थैंक यू वेरी मच खुर्रम। मुझे बताइए कि पेट्रोल की जो नई कीमत है, इसके बाद महंगाई कहाँ तक पहुंच जाएगी, कितनी इसकी शरह बढ़ सकती है और पेट्रोल की कीमत में आपको इस कब तक आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी थैंक यू वेरी मच किरण। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि महंगाई की शरह ऑन एवरेज जो है, जो साल शुरू हो रहा है जुलाई 1 से अगले जून तक तकरीबन कोई 15% ऑन एवरेज रह सकती है, जिसमें जो फूड इन्फ्लेशन है यानी कि उसमें जो बेसिक चीजों की महंगाई है वो 20% तक जा सकती है। और उसके अलावा अगर आप ये कहें कि जी विद इन मंथ कितना हाई जा सकती है इन्फ्लेशन, तो वो 20% से ज्यादा जा सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, इंटरनेशनल मार्केट में दो तीन अच्छी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि ओपेक ने ये कहा है कि वो जो ओपेक है ना, एक पूरा कार्टेल है जो कि ऑयल की सप्लाई का तकरीबन कोई 1/3 हिस्सा कंट्रोल करता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है तो इसके दरमियान ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो हम अपनी प्रोडक्शन जो इंक्रीज करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगले 2-3-4 महीने में सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइसेस ईज ऑफ होंगी। एक और चीज अच्छी ये हुई है, अच्छी कह लें या ये कह लें कि इस वक्त जरूरत थी कि टाइटनिंग शुरू हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि जो शरह सूद है वो अमेरिका ने बढ़ाना शुरू कर दी है और दूसरे कंट्रीज ने बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने भी बढ़ाई ऑफ कोर्स। इसकी वजह से होता क्या है किरण, इसकी वजह से जो है ना एग्रीगेट डिमांड जो होती है, यानी कि हर चीज की जो डिमांड होती है, लोगों के हाथों में पैसा कम होता है तो डिमांड कम होना शुरू होती है। नेचुरली इकोनॉमिक डाउनटर्न जब आता है तो इकोनॉमिक डाउनटर्न एक्सपेक्टेड अगले 4 महीने में, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस, फूड की प्राइसेस नीचे आ सकती है और हमें एक जो है ना वे आउट मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। बट ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी एनर्जी की प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। नहीं करेंगे तो आज की तरह हमारा हाल और बुरा होगा जब तक हम जो है प्रायोरिटी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शाहिद साहब, इमरान खान साहब ने आज एतराफ़ किया है कि उनकी हुकूमत के इब्तिदाई 2 साल बड़े मुश्किल थे, दोस्त ममालिक की मदद से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। तो ये दोस्त ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की मदद से कतरा क्यों रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि दोनों बातें गलत हैं। IMF का बुनियादी उसूल है कि दोस्त ममालिक का बुनियादी उसूल है कि जब आपका मईशत बहरान में हो तो पहले आपको IMF के साथ मामला तय करने होते हैं। चीन ने भी हमें हरी झंडी दिखाई और सऊदी अरब ने भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ये कहा आप IMF के प्रोग्राम में आ जाएं, उसके फौरन बाद हम आपको पैसा देंगे। मेरा ख्याल है दोनों ममालिक $7 अरब हमें देने के लिए तैयार हैं, मगर वो IMF के साथ मामलात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो रह गई थी। मैं अभी भी पूरी जिम्मेदारी से आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किए बगैर IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता था, लेकिन ये हुकूमत भी और इमरान खान साहब दोनों उसके लिए तैयार नहीं थे। उसके मैं आपको वजह बता दूं। मैंने ये मसला उठाया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, टीवी प्रोग्राम में कि रास्ता बताया था कि क्या कर रहे हैं, तो PTI के सेनेटर ने कहा था ये बात बिल्कुल सही है, हमें करना चाहिए, लेकिन हम कानून तोड़ रहे हैं मगर हम ताकतवर लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड पर है। अब आपको बताऊं क्या है। इमरान खान साहब जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं, जो लोग इनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे और वो चोरी के पैसे के हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया था और FBI ने भी एतराफ़ किया था हमारे पास तफसीलात हैं, तो कानून मौजूद था। हम उस कानून को तो तोड़ रहे हैं कि हम उन लोगों से रिकवर नहीं करना चाहते, लेकिन हम दिवालियापन की बातें कर रहे हैं कि जी हम ये नहीं करते। अगर मैं आपको मिसाल आम आदमी के लिए समझा दूं, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया हुआ है। आप जमा कराते हैं तो पहले आप सैलरी पर इनकम टैक्स देते हैं, बचत में सर वक्त की शदीद किल्लत है, लेकिन बाद मुझे आपकी समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद साथ मौजूद थे, शाहिद हसन साहब साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पीर को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।